हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ चौपाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो डेली हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, तो फटाफट आ जाइए, सेशन को शेयर कर देना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं आज के हमारे डेली क्वेश्चन की तरफ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ वाज फर्स्ट द फॉलोइंग। आपको बताना है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन की हम बात करते हैं, कार्बन ऑफसेट की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन ऑफसेट जो प्लान है यूएन के द्वारा संचालित है। ठीक है, तो इसके जो उत्सर्जन को कम करने की जो बात की गई थी वो किस प्रोटोकॉल में की गई थी। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऑप्शन 1, क्योटो प्रोटोकॉल है ऑप्शन 2, रियो शिखर सम्मेलन है ऑप्शन 3 और पेरिस एग्रीमेंट है ऑप्शन 4। तो एक बार फटाफट इसका राइट आंसर आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये यूएन द्वारा संचालित ठीक है आपका कौन सा है, जो आपका कार्बन ऑफसेट प्लान है। ऑफसेट प्लान है, इसमें क्या है, इसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करने की बात की गई है। तो सबसे आसान सवाल है लेकिन थोड़ा घुमा कर दिया है, तो याद रखना है जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें ये बात की गई थी। ठीक है, उसमें ये बात की गई थी क्लीन डेवलपमेंट की, जो आपका कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की बात की गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ रिसर्च यूजिंग ए क्वांटिटेटिव पैराडाइम। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया है। ठीक है, आपको बताना क्या है, जो रिसर्च के जो क्या है स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे दिया गया है इसकी मात्रात्मक प्रतिमान। ठीक है, क्या है, क्वांटिटेटिव पैराडाइम की बात की गई है। ठीक है, और उसके आधार पर आपको रिसर्च के स्टेप बताने हैं। अब देखिए कई तरीके के कंफ्यूजन हो जाते हैं जबकि सब कुछ आता सेम ही है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात की गई है, परिकल्पना का परिनिर्माण। ठीक है, परिकल्पना, परीक्षण, निष्कर्षण और प्रतिवेदन। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, शोध समस्या का निर्धारण करना सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद शोध समस्या का निर्धारण होता है तो हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाता है, फिर परिकल्पना, परीक्षण, टेस्टिंग उसका हो जाता है और टेस्टिंग होने के बाद उसका सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष तथा परिणामों के निहितार्थ को देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, यहाँ पर देखिए नियम ब्रेक हो गया है। ठीक है, रूल ब्रेक हो गया है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स कहाँ से आ गया, पहले हाइपोथेसिस आ जाएगी। ठीक है, डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन एंड फील्ड, ये जो पहले का काम है वो बाद में हो रहा है और बाद का काम है वो पहले हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखिए, समस्या को परिभाषित किया, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण किया। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, उसके बाद आपका प्रतिदर्श, प्रतिचयन, प्रतिनिधित्व का संग्रहण और विश्लेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी ये नियम ब्रेक हो गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम हम देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उसी रिसर्च प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हो जाएगी। हाइपोथेसिस के निर्माण होने के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या वो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है या
दूसरी हाइपोथेसिस है या सही है या नहीं है, जो हमने अनुमान लगाया था, ठीक है। फिर उसी की टेस्टिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन और कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट की बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन IT Act 2000 which section deals with punishment for साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। साइबर टेररिज्म के लिए आपको मालूम है ये IT एक्ट लाया गया था, ठीक है। IT एक्ट 2000 लाया गया था, जिसे संसद द्वारा 7 अक्टूबर 2000 में पारित किया गया था, ठीक है। 7 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया था संसद के द्वारा। अब इसमें आपको बताना है जो साइबर टेररिज्म है उसकी पनिशमेंट के लिए जो आपका एक्ट है, ठीक है, वो कौन सा है। फटाफट एक बार कमेंट भी कर देना है। IT अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। ऑप्शन 1 देखिए 45F है, ऑप्शन 2 देखिए 66B है, ऑप्शन 3 देखिए 66F है और ऑप्शन 4 देखिए 67B है। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देना है इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो IT एक्ट 2000 की बात की जा रही है और उसमें पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म की बात की जा रही है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 66F है, ठीक है, ये आपका पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी ICT में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभी हाल ही में क्या है, चर्चा में रहे हैं, जिसके कारण NTA ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज प्रेफरेबल टू स्टार्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन विथ। निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है, ये आपको बताना है। कक्षागत संप्रेषण की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो किसके साथ स्टार्ट करना बेहतर होता है, ठीक है। लिसनिंग कमांड्स, ठीक है, लिसनिंग कमांड्स की बात की जा रही है। श्रवण आदेश की बात की जा रही है। एनिकेट डॉट्स की बात की जा रही है उपाख्यान द्वारा, ठीक है, अनरिलेटेड क्वेश्चन के द्वारा और कैजुअल कमेंट्स के द्वारा। तो इसमें देखिए कई बार नहीं होता है कि जो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो आपको क्या उसके पीछे की कहानी सुनाकर बताया जाता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है, तो उसके इंटरलिंक करते हुए कहानी सुनाई जाती है, उससे जुड़े हुए जो भी व्याख्यान होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो उपाख्यान आपको सुनाए जाते हैं, कहानी वगैरह आपको जो सुनाई जाती है ताकि आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बन जाए। तो ये जो क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन उपाख्यान से स्टार्ट किया जाता है तो ये बेहतर होता है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। आपका लिसनिंग कमांड्स भी यहाँ पर इतना क्या है बेहतर नहीं होगा। अनरिलेटेड क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर सकते और कैजुअल कमांड्स की हम अनौपचारिक टिप्पणियों द्वारा प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है HEFA का पूरा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। HEFA निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। फटाफट आपको कमेंट भी कर देना है राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए ऑप्शन देखिए, हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन और हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो हाल ही में चर्चा में भी रहा था और जो आपके UGC के जो सचिव हैं, ठीक है, डॉक्टर राजीव जैन, उन्होंने इन पर एक इंटरव्यू भी दिया था, ठीक है। अभी तक क्या है, UGC क्या है, फंडेड करती थी जो भी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको फंडिंग करने का काम करती थी। लेकिन विचार किया जा रहा है इसकी इंडियन गवर्नमेंट और केनरा बैंक है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट और केनरा बैंक का एक क्या है पार्टनरशिप फॉर्म में ये काम कर रहा है, ठीक है। HEFA ये काम कर रहा है किस लिए, जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन है उनको फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, फंडिंग करने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग
एजेंसी, ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट हायर इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग करने का जो काम करता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट प्लस कैनरा बैंक का जो संयुक्त उद्यम है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर, ठीक है। संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डेटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था हेक्सा होता है, हेक्सा से मैंने आपको बताया था 16 होता है, ओक्टा होता है, ओक्टा से कितना होता है 8 होता है, और आपका जो बाइनरी होता है, बाइनरी डिजिट कितने का होता है, बाइनरी डिजिट 2 होता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं पर क्या है कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट, ठीक है, डेटा, ठीक है। 0 और 1 की बात की जाती है, बाइनरी में किसकी बात की जाती है, 0 और 1 की बात की जाती है, ऑक्टा में किसकी बात की जाती है, 0 से 7 तक की बात की जाती है, और हेक्सा में किसकी बात की जाती है, 0 से 9 प्लस ए से एफ तक। तो ये जो सिस्टम यूज किया जाता है, पिछली बार जो पूछा गया था 0 से 9 और ए से एफ तक का पूछा गया था हेक्सा, ठीक है। अब की बार आपका बाइनरी आ गया है, ठीक है, तो ऑक्टा भी आपका आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है आज का, बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइव बिलो वाटर एम एट कंजर्वेजिंग एंड द सस्टेनेबली यूजिंग, ठीक है। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है, आपको बताना है। जो आपके एसडीजी गोल हैं, ठीक है, एसडीजी गोल हैं, कितने हैं एसडीजी गोल, 17 आपके एसडीजी गोल हैं, ठीक है। उनमें से एक गोल कौन सा है, लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर है। तो इसमें जो लाइफ बिलो वाटर है वो किसकी बात करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर किसकी बात करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा गोल हो जाएगा आपका, कौन से नंबर का गोल है, ये 14वें नंबर का गोल है, 14 नंबर का गोल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स स्ट्रीम पॉन्ड्स एंड लेक रिसोर्सेज, ओशन सी एंड मरीन रिसोर्सेज और वेटलैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो बात की गई है लाइफ बिलो वाटर की जो बात की गई है वो महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन की बात की गई है, ओशियन सी एंड मरीन रिसोर्सेज की बात की गई है, जो आपका गोल 14 आता है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर यानी कि जल के नीचे का जीवन कैसा हो, महासागर में जो भी आपके जीव जंतु हैं उनका जीवन, ठीक है, उनसे संबंधित जीवन की बात की गई है। एसडीजी गोल कब लागू हुए थे, 2015 में यूएन के द्वारा, ठीक है, और कंप्लीट कब तक करना है, 2030 तक। जो 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स के आधार पर डेवलपमेंट की बात की गई है। इससे पहले आपके कौन से थे, एमडीजी गोल थे, ठीक है। एमडीजी कब से थे, 2000 से 2015 तक, ठीक है। तो ये आपका एमडीजी गोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज सर्कल द टीचर एनकोडर विल बी ए या एन। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा, आपको बताना है। संप्रेषण कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, और वो सर्किल में चल रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन में चल रहा है, तो चक्कर की बात की जा रही है, ठीक है। तो शिक्षक संकेतक क्या होगा, जो टीचर एनकोडर है वो क्या होगा, एक्टिव डिकोडर होगा, पैसिव ऑब्जर्वर होगा, नेगेटिव रिसीवर होगा और रेस्टिव कोडर होगा, अशांत कोडर होगा, ठीक है। आपको बताना है, बहुत ही एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना है, आंसर देने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। देखिए क्या है, सर्कुलेशन की बात की जा रही है, सर्कुलेशन की बात की जा रही है, तो टीचर भी इसमें आएगा और स्टूडेंट भी इसमें आएंगे, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्लास में बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, ठीक है, टीचर मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है, कम्युनिकेशन चल रहा है, सर्कुलेशन ऐसे चल रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, पैसिव ऑब्जर्वर होगा क्या, क्या सुनने का ही काम होगा क्या टीचर का? नहीं। अगर स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें टोकने का भी काम होगा, उन्हें बताने का भी काम होगा, ठीक है। तो ये पैसिव तो होगा नहीं, ठीक है। नेगेटिव रिसीवर होगा क्या? नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। टीचर की बात की जा रही है तो टीचर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और रेस्टिव कोडर होगा क्या? अशांत होगा क्या? नहीं, अशांत भी नहीं होगा। तो क्या होगा? एक्टिव डिकोडर होगा, ठीक है। एक्टिव डिकोडर होगा, वह सभी स्टूडेंट को क्या है, नोटिस करता रहेगा और उनको बताते रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ठीक है। एक्टिव डिकोडर होगा, सारी चीज़ों पर क्या है, कंट्रोल रखने वाला होगा, सभी चीज़ों को क्या है, नोटिस करने वाला होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्कुलेशन की बात की जा रही है, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और टीचर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। टीचर कौन सा होगा? तो आपका एक्टिव डिकोडर ये हो जाएगा, ठीक है। छात्रों की बात को समझने की कोशिश भी करेगा और उन्हें समझाने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म? बौद्ध मत द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण को स्वीकार किया गया है? बुद्धिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। बुद्धिज्म की बात की जा रही है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बुद्धिज्म में किस प्रमाण को स्वीकार किया गया है? बुद्धिज्म में किस प्रमाण को स्वीकार किया गया है? तो ये सबसे आसान है, ठीक है। बुद्धिज्म की बात आते ही आपको क्या करना है, ऑप्शन भी नहीं देखना है। ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अर्थपति है, अनुपलब्धि है, शब्द है, प्रत्यक्ष है। तो बुद्धिज्म में आ जाएंगे तो बुद्धिज्म में ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष को ही क्या है, प्रमाण स्वीकार किया गया है। बुद्धिज्म में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का प्रभावी रूप माना जाता है? मौखिक संप्रेषण की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? मौखिक संप्रेषण की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन एट द इफेक्टिव फ्रॉम ऑफ ए वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, मौखिक कम्युनिकेशन है और इसमें आपको बताना है कि सबसे प्रभावी रूप माना जाता है। कौन सा सबसे प्रभावी रूप माना जाता है? ऑप्शन देखिए, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना। ऑप्शन 2 है क्या है, स्लोलरिंग, ठीक है, नारे लगाना, यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, ध्वनि के उच्च स्तर का प्रयोग और मोनोलॉग्स, एकालाप। तो बहुत ही शानदार है। कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या है, नारे लगाना तो आपका होता नहीं है, ठीक है। पहले ही देखिए, मौखिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, और प्रभावी रूप की बात की जा रही है, ठीक है। तो नारे लगाना प्रभावी रूप में आएगा क्या? नहीं आएगा। यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। और मोनोलॉग्स की बात करें, एकालाप भी आपका नहीं होगा, ठीक है। मौखिक संप्रेषण का जो प्रभावी रूप माना जाता है वो क्या हो जाएगा? स्टोरी टेलिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग हो जाना यानी कि कहानी सुनाना है, ठीक है। कहानी में क्या है, सभी क्या है, आपके क्या है, कहानी में सारी चीज़ें आप दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है। आपको कहने का एक उचित समय भी मिलता है, मौका भी मिलता है और आप उस दौरान अपनी सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है। तो मौखिक कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। वर्बल कम्युनिकेशन में स्टोरी टेलिंग सबसे प्रभावी माना जाता है, ठीक है। कहानी के माध्यम से आप सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर से हम मिलेंगे 9:15 पर, ठीक है। 9:15 पर हमारी डेली क्लास आती है। 10 आपके जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं हम लेकर आते हैं। इसके आगे हम जल्दी ही आपके लिए लाएंगे, ठीक है। यूनिट वाइज MCQ लेकर आएंगे। यूनिट वाइज आपके लिए MCQ कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट और वीडियो को शेयर भी कर दें। ओके।